पिछले क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें कांस्टेंट फोर्स के द्वारा कैसे वर्क कैलकुलेट किया जाता है ये देखे थे। वेरिएबल फोर्स के द्वारा कैसे वर्क कैलकुलेट किया जाता है ये देखे थे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का फोर्स जिसके कारण वर्क जो है ना वो फ्रीक्वेंटली निकालना रहता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है कि वर्क डन बाई फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोर्स, ठीक है, जो बार बार यूज होगा उस टाइप के फोर्स के कारण वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, बोले तो mg के द्वारा वर्क डन। तो वर्क डन बाई mg क्या होगा, प्लस माइनस mgh, जहां पर क्या है कि h है जो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि mg बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये वर्क है जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय mg क्या हो गया, प्लस माइनस mgh। इसमें ये ध्यान रखना है कि mg नीचे है और h भी है जो कि वर्टिकल ही रहेगा, तो अगर नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा। समझ आ रहा होगा, तो ये ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय mg प्लस माइनस mgh है, जिसमें जब बॉडी नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा, बॉडी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा। कभी भूल भी गए आप तो आप ध्यान दीजिएगा ना कि mg नीचे है तो अगर इधर ही चलेगा तो पॉजिटिव होगा, ऊपर चलेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल चलेगा मतलब बॉडी ऊपर नीचे नहीं चल रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली चल रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। आपको यहाँ लिख भी दिए हैं कि केवल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के केस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो अगर बॉडी यहाँ से यहाँ पर आया है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर जो h लिखा हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग इनिशियल और फाइनल जगह पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और इसके बीच में जो गैप रहेगा वही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर बॉडी A से B तक गया है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो mgh मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और चूंकि बॉडी यहाँ से यहाँ आया है मतलब नीचे गया है तो प्लस साइन है। अगर जो बॉडी B से A जाता, ठीक है, तब भी मैग्नीट्यूड mgh ही होता, जहाँ h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और चूंकि B से A गया है तो ओवरऑल वो ऊपर गया है, इस कारण से यहाँ क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। बात समझ रहे हो आप। अब इस केस को देखिए, दिया हुआ है कि एक बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ आया है, मतलब 15 kg वाला जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ आया है, तो mg के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा ये है। ठीक है, तो mg के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, सबसे पहले तो ये देखना है कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है। तो बॉडी ऐसे चल रहा है मतलब ओवरऑल नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, mgh, तो m हो गया 15, पुट कर दिया गया, g का वैल्यू है 10, तो 10 इनटू h, h क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे, तो फाइनल जगह पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, इनिशियल जगह पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, तो इसके बीच का जो गैप होगा वही होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो आप समझ रहे होंगे कि ये 20 है, ये 53 डिग्री, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, तो 20 sin 53 डिग्री होगा, वही वाला पुट कर दिया गया, चला आएगा। ठीक है, और बाकी हम बता ही दिए हैं आपको कि अगर बॉडी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा। दो केस होगा, या तो बॉडी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली ही चल रहा है, जैसे इस केस में, इसमें ऊपर नीचे का बात ही नहीं है, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो इस केस में वर्क डन बाय mg जीरो हो गया, तेजी में आपके मुंह से निकलना चाहिए। या ये नीचे भी गया, ऊपर ऐसा आया ना कि इनिशियल और फाइनल लेवल सेम है, तो इनिशियल और फाइनल लेवल जब सेम रहेगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन बाय mg जीरो होगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या पढ़े कि वर्क डन बाय mg प्लस माइनस mgh होता है, नीचे आएगा तो प्लस mgh होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस mgh होगा, और अगर ना ऊपर गया ना नीचे गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसमें कुछ अजीब चीज है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल। ठीक है, तो देखो वर्क डन बाय नॉर्मल में जो गलती होता है वो हम सबसे पहले लिखने का प्रयास किए हैं ताकि आपसे गलती नहीं हो। यहाँ क्या लिखा गया है कि नॉर्मल के कारण वर्क जो है ना वो ऑलवेज जीरो नहीं होता है। एक बार फिर से,
नॉर्मल के कारण मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग देखें कि वर्क जीरो होता है, मगर ऑलवेज वर्क जीरो नहीं होता है। दिमाग में बच्चा का बैठ जाता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होता है, जीरो, क्योंकि वो लगभग केस में देखता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले यही बात लिखें कि कंफ्यूज नहीं होइएगा, नॉर्मल के कारण वर्क ऑलवेज जीरो नहीं होता है। किस सिचुएशन में जीरो होता है तो देखिए दिया हुआ है, जब सरफेस रेस्ट में होता है तब वर्क क्या होता है, जीरो होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सरफेस रेस्ट में होगा तो नॉर्मल के कारण वर्क क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। लेकिन ये दिमाग में रहना चाहिए कि सरफेस रेस्ट में है इस कारण से जीरो है, वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा ही जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? तो पहला केस में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब सरफेस क्या है, रेस्ट में है, और ब्लॉक क्या है, उसके ऊपर में स्लाइड करेगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, जीरो। रीजन देख लीजिए, लेकिन वो नहीं भी ध्यान रहेगा तो सीधे याद रखना है कि सरफेस रेस्ट में रहेगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है? तो होता क्या है कि अगर सरफेस रेस्ट में है तो उस सिचुएशन में जब ब्लॉक चलेगा तो नॉर्मल इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा किधर, सरफेस के अलोंग। तो फोर्स हमेशा जो नॉर्मल लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब बॉडी चलेगा सरफेस के अलोंग तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और आपको पता ही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन जीरो होता है। तो इसमें वर्क डन जीरो होगा, यहाँ भी देखोगे तो वही, यहाँ भी देखोगे तो वही, तो हर जगह पर वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हम लोग देखें कि अगर सरफेस रेस्ट में है उस सिचुएशन में अगर उस सरफेस पर कोई बॉडी स्लाइड करता है तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होता है। क्लियर? अगर सरफेस रेस्ट में नहीं रहेगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? तो वर्क डन बाय नॉर्मल कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो नॉर्मल मेथड हम लोग देखे थे कि अगर नॉर्मल कांस्टेंट है, ठीक है, तो F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या उसी के बारे में बताए थे कि फोर्स इनटू फोर्स के तरफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख लेंगे और प्लस माइनस अपने हिसाब से जो कि रख लेंगे, पिछला क्लास में बताए भी थे। तो अगर सरफेस रेस्ट में रहेगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, ये सरफेस जो है इनिशियली रेस्ट में है और इस पर एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है? और पहला केस में दिया है कि सरफेस एक्सीलरेटेड है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में, और सेकंड केस में क्या दिया है कि सरफेस एक्सीलरेटेड है नीचे के डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है? तो वर्क डन बाय नॉर्मल आपको बताना है 2 सेकंड में। बात समझिएगा, सरफेस चूंकि मूव कर रहा है तो हम लोग डायरेक्ट वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो ही होगा ये बोल नहीं सकते हैं। आई होप बात पहुंच रहा होगा। तो इसमें करेंगे क्या जी, तो सबसे पहले तो अगर नॉर्मल के कारण आपको वर्क निकालना है तो नॉर्मल का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिएगा। जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल माइनस mg ये बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के, जो आप पढ़ चुके हैं न्यूटन लॉ में। तो यहाँ से क्या होगा कि नॉर्मल निकल गया। अब नॉर्मल निकल गया तो वर्क के लिए क्या चाहिए, तो फोर्स ऊपर लगा है, अब बॉडी डिस्प्लेस भी ऊपर हुआ, सबसे पहले तो प्लस साइन होगा, और कितना होगा, तो जो फोर्स लगा है इनटू उसी के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो एक्सीलरेशन मालूम है, अब इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था तो उससे कर दीजिएगा, s का वैल्यू हो जाएगा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिएगा, वर्क प्लस में होगा क्योंकि नॉर्मल ऊपर लग रहा है, बॉडी चला भी ऊपर है। अच्छा, सेकेंड केस में क्या होगा, क्योंकि बॉडी नीचे जा रहा है, क्योंकि सरफेस नीचे जा रहा है तो बॉडी पर अगर आप देखिएगा तो उस पर कौन फोर्स लगेगा, तो mg माइनस नॉर्मल ये बराबर होगा मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो सेकंड केस में नॉर्मल इतना आ गया। अब चूंकि सरफेस नीचे जा रहा है तो बॉडी भी नीचे जा रहा है, मगर नॉर्मल तो ऊपर ही लग रहा है, तो दोनों जस्ट अपोजिट में है, तो साइन हो गया माइनस, समझ आ रहा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से निकाल ही लीजिएगा। ठीक है? तो बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सरफेस रेस्ट में रहेगा तब ये मस्ट है कि वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा। ठीक है? चाहे बॉडी उस पर रुका रहे, चाहे बॉडी स्लाइड करे। लेकिन अगर सरफेस रेस्ट में नहीं है तब आप आंख मूंद कर करके वर्क डन बाय नॉर्मल 0 बोलिएगा, ये
गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। तो जो भी देगा उसके सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल कैलकुलेट करके जैसे कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन आप लोग निकालते थे वैसे ही है जो कि इसका निकाल लेंगे। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला यूज होता है, लेकिन कंपटीशन में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? वर्क डन बाय टेंशन ड्यू टू स्ट्रेन। टेंशन तो हो सकता है रड में भी, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी किसके कारण पढ़ रहे हैं? स्ट्रेन के कारण पढ़ रहे हैं। यहाँ भी क्या है कि बच्चा के दिमाग में ये सेट हो जाता है क्या कि वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है? जीरो। इसीलिए हमें हिट करके बताना चाह रहे हैं और सबसे पहला बात दिमाग में यही डालना चाह रहे हैं कि टेंशन के कारण वर्क ऑलवेज जीरो नहीं होता है। जैसे कि हम पहले भी बताएं आपको कि नॉर्मल के कारण वर्क ऑलवेज जीरो नहीं होता है, एक स्पेशल केस में होता है जब सरफेस रेस्ट में होता है। ठीक उसी ढंग से टेंशन के कारण वर्क ऑलवेज जीरो नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कुछ स्पेशल केसेस में जीरो होता है, तो उस स्पेशल केस को ध्यान रखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सस्पेंशन पॉइंट रेस्ट में रहे, सस्पेंशन पॉइंट क्या रहे? रेस्ट में रहे, और बॉडी जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है वो सर्कुलर पाथ में चले, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है? जीरो होता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये रेस्ट में, तो जब ये बॉडी सर्कुलर में चलेगा तो टेंशन तो लगेगा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में। यहाँ भी रहेगा, टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट या तो उधर होगा या तो इधर होगा, दोनों केस में 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। एक बार फिर से, टेंशन के कारण वर्क ऑलवेज जीरो नहीं होता। कब जीरो होता है? जब सस्पेंशन पॉइंट रेस्ट में रहे और जो उससे लटका हुआ है बॉल या कोई भी बॉडी वो जब सर्कुलर पाथ में चलता है तो टेंशन के कारण वर्क क्या होता है? जीरो होता है, जो बहुत बार आपको यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि टेंशन के कारण वर्क निकालेंगे किस पर? तो पहला केस में 6 kg पर निकालना, दूसरा केस में 4 kg पर निकालना। तो 6 kg वाला पे टेंशन ऊपर लग रहा है और 6 kg वाला जो बॉडी है वो नीचे जा रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो आपको तो पता ही है कि साइन क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और क्या होगा कि फोर्स मल्टीप्लाई होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो क्या होगा कि ये वर्क आ जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जब फोर्स कांस्टेंट रहता है तब हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स इनटू फोर्स के तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? और साइन जो होता है प्लस माइनस वो सोच करके डाल देते हैं। वही काम यहाँ किया गया है। अब क्या है कि 4 kg वाले पे वर्क आपको निकालना, तो 4 kg वाला पर क्या है कि टेंशन लग रहा है ऊपर, और क्या है कि ये बॉडी भी चल रहा है ऊपर ही, तो एक ही लाइन में है, तो सबसे पहले तो साइन पॉजिटिव होगा। क्लियर? उसके बाद फिर क्या होगा? तो फोर्स का वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू फोर्स के लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से किए तो वर्क कितना आ गया? तो ब्लॉक पर 4 kg पर टेंशन के द्वारा कुछ वर्क हुआ है, 6 kg पर भी कुछ वर्क हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है, जीरो डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि कंडीशन मैच नहीं किया था। अच्छा, ये जो हम ये दिखाना चाहे हैं वो एक बात बताना चाहे हैं क्या कि अगर किसी स्ट्रिंग से, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी स्ट्रिंग से दो बॉडी उसके दोनों एंड पर लगा हुआ है, ठीक है, तो और स्ट्रिंग क्या है कि टाइट है, ठीक है, तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन सिंगल बॉडी जीरो होगा इसका गारंटी नहीं है, बट वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन बोथ बॉडी ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं। फिर से एक बार, वर्क डन बाय टेंशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिखेगा कि क्या है, सस्पेंशन पॉइंट रेस्ट में है और कोई बॉल उससे लगा हुआ है और वो क्या है कि सर्कुलर पाथ में चल रहा। उस सिचुएशन में सोचना नहीं, आपको याद होना चाहिए वर्क डन बाय टेंशन जीरो होगा। अगर सस्पेंशन पॉइंट रेस्ट में नहीं, जैसे कि इस केस में है, तो उस सिचुएशन में वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए सिंगल बॉडी जीरो ही होगा, ये आप बोल नहीं सकते। हो सकता है कि
जीरो हो जाए, हो सकता है कि जीरो नहीं हो। तो ऑन ए सिंगल बॉडी टेंशन कितना वर्क करेगा, तो टेंशन कैलकुलेट करके नॉर्मल मेथड जो होता है कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालने का वो लगा देंगे। बस एक पॉइंट बता रहे हैं कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन बोथ बॉडी, जो उसके एंड पर लगा हुआ रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो नेट जो होता है ना जीरो होता है। ये ध्यान थोड़ा रखिएगा, ठीक है। मैं बहुत अच्छा प्रॉब्लम में सबका जरूरत पड़ता है। ऐसे आपसे ये सवाल पूछेगा तो आपको सीधे बोल देगा कि 6 kg पर बताइए वर्क कितना हुआ, 4 kg पर बताइए वर्क कितना हुआ, टेंशन के द्वारा ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो बेवकूफ बच्चा रहेगा टेंशन का जीरो मान देगा तो गलत हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। ये समझ में आया ना क्या बोले, टेंशन के द्वारा सिंगल बॉडी पर वर्क जीरो ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो उसके एंड से दो बॉडी लगा हुआ रहेगा उसको नेट आप देखिएगा तो उस सिचुएशन में उसका वर्क क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर जो उस स्ट्रिंग को देखिएगा 3 बॉडी सेट है, 4 बॉडी सेट है, तो उसको भी डिस्कस किया जाता है कि टोटल पर नेट वर्क जीरो होगा, लेकिन वो समझ जानिए 2 ही बॉडी का आप देखिए। अब क्या पढ़ना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन बॉडी। ये भी बहुत स्पेशल टाइप का केस है जी, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका केवल यहाँ जरूरत नहीं, हो सकता है एसएम वगैरह में जरूरत पड़ जाए, तो समझिए। वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा सबसे पहले रख लेना है कि कितना होता है, प्लस माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, जहाँ पर x2 और x1 है जो कि इलोंगेशन है या कंप्रेशन है। इलोंगेशन कंप्रेशन क्या होता है वो तो हम न्यूटन्स लॉ में ही आपको स्प्रिंग के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। इलोंगेशन का मतलब हो गया क्या कि जो उसका नेचुरल लेंथ है उससे कितना ज्यादा है, कंप्रेशन का मतलब हो गया क्या कि जो नेचुरल लेंथ है उससे कितना कम है। तो ये सब हम लोग न्यूटन्स लॉ में देख चुके थे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जैसे ही दिमाग में आपके मुंह से निकल जाना चाहिए, प्लस माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है समझिएगा जो बोलने जा रहे हैं, साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए लिख दिया गया है कि बॉडी जब स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन के तरफ आएगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और जब नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन से दूर जाएगा तो निगेटिव साइन लेंगे। क्लियर, एक बार फिर से, बॉडी जो स्प्रिंग से अटैच्ड रहेगा वो नेचुरल लेंथ से दूर जाएगा तो निगेटिव लेंगे वर्क, और नेचुरल लेंथ के तरफ आएगा तो पॉजिटिव लेंगे। कुछ ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें कि कुछ देर नेचुरल लेंथ के तरफ चला और कुछ देर नेचुरल लेंथ से दूर चला, तो ये देख लेंगे कि ज्यादा क्या हुआ, ज्यादा नेचुरल लेंथ के तरफ चला और कम नेचुरल लेंथ से दूर गया तो टोटल पॉजिटिव होगा, और ज्यादा है जो कि नेचुरल लेंथ से दूर गया और कम आया नेचुरल लेंथ के तरफ, ठीक है, पूरे जर्नी में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, निगेटिव होगा। वो तो हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, तो ज्यादा बोलने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, एग्जांपल से ही क्लियर होगा। एक बार फिर से, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये तो इलोंगेशन या कंप्रेशन है, वो तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। साइन वाला में नेचुरल लेंथ के तरफ चलेगा तो पॉजिटिव, नेचुरल लेंथ से दूर जाएगा तो निगेटिव। और अगर दोनों केस होगा तो जो केस ज्यादा होगा, मतलब नेचुरल लेंथ की तरफ ज्यादा चलेगा तो पॉजिटिव, नेचुरल लेंथ की तरफ कम चलेगा दूर ज्यादा गया है तो निगेटिव। बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि ABCD ऐसा इसलिए लिख दिए है ना ताकि आपको हर केस में हम ये दिखा सके कि साइन कैसे पकड़ेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना इसमें आसान है क्योंकि फॉर्मूला है, साइन को थोड़ा सा सोच लेना। तो देखो दिया है क्या पहला केस में कि इनिशियली बॉडी यहाँ पर था पोजीशन ए पर और फाइनली बॉडी क्या है बी पर है, तो इसका मतलब बॉडी यहाँ से इधर गया, तो जब बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगा तो नेचुरल लेंथ जो था उससे दूर गया तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग, आप समझ रहे होंगे। दूसरा केस में क्या दिया हुआ है कि B जो है वो इनिशियल है और A जो है वो क्या है फाइनल है, तो ये इनिशियल है ये फाइनल है, इसका मतलब बॉडी इधर चला है, और जब बॉडी इधर चला हमारे नेचुरल लेंथ के तरफ चला, इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा। आई होप क्लियर होगा। फिर इस केस में क्या दिया है
कि बी पर इनिशियल है और सी जो है वो क्या है, फाइनल है। अब बात समझिएगा, बी इनिशियल है और सी फाइनल है, तो पहले बॉडी आया है नेचुरल लेंथ के तरफ, उसके बाद नेचुरल लेंथ से दूर हुआ, यही वाला ना नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का। तो बॉडी पहले नेचुरल लेंथ के तरफ आया और फिर नेचुरल लेंथ से दूर गया। तो जब दोनों सिचुएशन होगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि आया है ज्यादा नजदीक नेचुरल लेंथ से और क्या है कि दूर कम गया। इसका मतलब क्या होगा कि ओवरऑल नेचुरल लेंथ के तरफ जो आया है वो वाला साइन होगा, तो क्या होगा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा। फिर क्या दिया हुआ है कि इनिशियली बॉडी सी पर है और फाइनली जो है वो बॉडी कहाँ पर है, ए पर है। तो बात समझिएगा, इनिशियल यहाँ है और फाइनल ये वाला लाइन पर, मतलब यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल से फाइनल यहाँ गया। तो हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ जब बॉडी गया तो नेचुरल लेंथ के तरफ गया, नेचुरल लेंथ के तरफ जाएगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन जान लेना है और बाकी ऐसे कर लेना है, ठीक है। कैसे आता है ये सब इंटीग्रेट कर करके होता है, ठीक है, कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, तो इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो kx इनटू dx उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन उसमें कोई बहस नहीं है, आप सीधे इसको रख लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा साइन को देख करके, मैटर खत्म है, ज़्यादा से हम लोग को बहस रखना नहीं है। अब इस केस में क्या देखिएगा कि इनिशियली कहाँ पर है, सी पर है और फाइनली कहाँ है, डी पर है। तो बॉडी यहाँ से यहाँ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ गया तो नेचुरल लेंथ के तरफ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया तो नेचुरल लेंथ से दूर गया। तो क्या देखे कि यहाँ से यहाँ गया, ये दूरी देखिए और ये दूरी देखिए, तो क्या हुआ, नेचुरल लेंथ की तरफ गया कम और दूर गया ज्यादा। इसको दो भाग में देखिएगा ना, यहाँ से यहाँ आया तो नेचुरल लेंथ की तरफ आया और यहाँ से यहाँ गया तो नेचुरल लेंथ से दूर हो गया। तो क्या है कि ज्यादा दूर हुआ और नजदीक जो है वो कम हुआ, तो ओवरऑल दूर वाला साइन होगा। तो आप समझ रहे होंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, निगेटिव होगा। आई होप क्लियर होगा। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपको दिया हुआ है कि इफ ब्लॉक in above case is moved by 20 centimeter in rightward direction, second में दिया leftward direction, then find work done by spring। बात समझिएगा, शुरू में बॉडी क्या था कि नेचुरल लेंथ पोजीशन पर ही था स्प्रिंग की, ठीक है, और बॉडी क्या है कि राइटवर्ड डायरेक्शन में गया, तो नेचुरल लेंथ से दूर गया, तो सबसे पहले तो साइन निगेटिव होगा, ठीक है, और वर्क डन कितना होगा, तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 क्या है, मतलब फाइनली बॉडी कितना दूर है जो कि इलोंगेट हुआ है, दूर चला है कितना, वो 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इलोंगेशन भी 20 सेंटीमीटर हुआ। क्यों, क्योंकि शुरू में क्या था कि नेचुरल पोजीशन पर था, तो अब 20 सेंटीमीटर अगर चला है इसका मतलब इलोंगेशन भी 20 सेंटीमीटर हुआ है। तो ऐसा यूनिट में कर दिए तो 20/100 हो गया, तो ये हो गया x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, कर लीजिएगा, चल जाएगा, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है ना कि बच्चा दिमाग ज्यादा लगाना होता है और उसमें क्या होगा कि गलती हो जाएगा, इसलिए सीधे रटवा दीजिए कि उसको फॉर्मूला को रट लो और साइन को कैसे देखना है ये देख लो, मैटर क्लोज हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है जी कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में गया, समझना, यहाँ से इधर गया तब भी नेचुरल लेंथ से दूर गया, यहाँ से इधर जाएगा तब भी नेचुरल लेंथ से दूर जाएगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग का वो इस पोजीशन पर है। तो क्या है कि इससे इधर जाइएगा तब भी मीन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ से दूर जाएगा। देखो मीन पोजीशन जो वर्ड निकल जाता है ना, वो आगे आप पढ़िएगा एसएम चैप्टर, वहां पर मीन पोजीशन बोला जाता है, ठीक है। तो अभी तत्काल मीन पोजीशन में आपको इंटरेस्ट नहीं रखना। तो है क्या, सोचो समझना, नेचुरल लेंथ से इधर करिएगा तब भी वो नेचुरल लेंथ से दूर गया, यहाँ से इस डायरेक्शन में करिएगा तब भी दूर गए, समझ रहे ना। तो फिर से क्या होगा कि उधर भी करिएगा तो माइनस ही लगेगा क्योंकि दूर हो रहा है। इसका नेचुरल लेंथ कहाँ पर है, यहाँ पर, तो कितना हो गया, माइनस हाफ के, और फिर उधर किए हैं तो अब ये कंप्रेशन हुआ, तो कंप्रेशन कितना हुआ, फिर 20 सेंटीमीटर से हुआ, तो 20/100 का स्क्वायर हो गया माइनस इनिशियल, तो इनिशियली चूंकि नेचुरल लेंथ पर था, नेचुरल लेंथ पर है तो इलोंगेशन या कंप्रेशन तो जीरो होगा, इस कारण से जीरो होगा, तो वर्क डन इतना आ गया, समझ में आ रहा होगा।
ये हम जानबूझ करके दिए थे कि आपको ये बता सके कि इधर भी आएगा तब भी क्या है कि नेचुरल लेंथ से दूर गया, और इधर भी जाएगा तब भी नेचुरल लेंथ से दूर गया, तो दोनों ही केस में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिया हुआ है कि बॉडी को यहां से रिलीज किया गया, मतलब ये इनिशियल पोजीशन हो गया बॉडी का, जो कि उसके नेचुरल लेंथ से कितना मीटर की दूरी पर था, 2 मीटर की दूरी पर था, इनिशियली वहां था। अब बोल कर आया है कि व्हेन ब्लॉक रीचेस टू पोजीशन ए, मतलब यहां से रिलीज किए हैं और इस पोजीशन पर पहुंचा है, और क्या बोल रहा है कि सेकंड केस में क्या है, पोजीशन बी पर पहुंचा था, ये नेचुरल लेंथ है, ये पोजीशन बी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, ओके। तो समझिएगा जी, यहां से आप रिलीज किए हैं, अब बॉडी यहां पर आया, तो यहां से रिलीज किए हैं और बॉडी यहां पर आया, इसका मतलब बॉडी ऐसे चला है, और जब बॉडी ऐसे चला है इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल लेंथ के तरफ आया है, इस कारण से साइन हम लोग क्या यूज करेंगे, तो पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिख दिए, हाफ के, अब हो गया x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो क्या है कि फाइनली जब ये बॉडी यहाँ पर पहुंचेगा तो उस सिचुएशन में इलोंगेशन 1 मीटर होगा, इलोंगेशन कंप्रेशन तो नेचुरल लेंथ से ही नापते हैं, तो नेचुरल लेंथ यहाँ पर है तो इससे 1 मीटर की दूरी पर है, तो फाइनल इलोंगेशन है जो कि 1 मीटर था, तो इसको 1 का स्क्वायर कर दिए, और इनिशियल कितना था, जब बॉडी यहाँ था तो 2 मीटर की दूरी पर था, 2 का स्क्वायर कर दिए। फॉर्मूला पर है ना, प्लस माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो फाइनल इलोंगेशन या कंप्रेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल इलोंगेशन और कंप्रेशन का स्क्वायर, तो समझ में आ रहा है, बस खाली इसको साइन को देखना है, ठीक है। अच्छा ये माइनस नहीं, हम खाली साइन को बता रहे हैं। अब क्या दिया हुआ है कि बॉडी कहां पर पहुंचा है, बी पर पहुंचा है, तो उस सिचुएशन में बताइए कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हुआ। तो देखिए जब यहां से रिलीज करिएगा तो ये 2 मीटर तो चला है नेचुरल लेंथ के तरफ, और हाफ मीटर जो चला है वो नेचुरल लेंथ से दूर, क्लियर करिएगा, ये नेचुरल लेंथ है, तो बॉडी 2 मीटर चला है नेचुरल लेंथ के तरफ और हाफ मीटर चला है नेचुरल लेंथ से दूर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें साइन जो होगा वो नेचुरल लेंथ के तरफ आने वाला डिसाइड करेगा, क्योंकि ज्यादा नेचुरल लेंथ के तरफ आया है और कम है जो कि नेचुरल लेंथ से दूर गया है, तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर साइन हम लोग प्लस क्यों पकड़े हैं, क्लियर। तो क्या है कि प्लस हो गया हाफ के x2 स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइनली यहाँ पर है बॉडी इस जगह पर, तो फाइनली इस जगह पर अगर बॉडी है तो मीन पोजीशन सॉरी नेचुरल लेंथ से इतना दूरी पर है, मीन पोजीशन निकल जा रहा है क्योंकि एसएम में ज्यादा मीन पोजीशन यूज होता है, तो यहाँ से कितना दूरी पर है ये 1/2, इसका मतलब कंप्रेशन 1/2 है, तो यहाँ कर दिए 1/2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वाला, तो इनिशियल वाला कितना था, तो इनिशियली यहाँ था तो नेचुरल लेंथ से 2 मीटर की दूरी पर था, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तो इसको हम बहुत आराम से आप तक पहुंचा दिए, तो उसके लिए क्या है ना कि हम पहले सोच लिए थे कि आप तक बात कैसे पहुंचाना है। अगर ओरिजिनली पढ़ाने लगेंगे कि स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन लगाओ, फिर और भी बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा हौच हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आपके लेवल का जे मेन लेवल तक का नीट लेवल का सब क्वेश्चन बन जाएगा इससे, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं जब सरफेस क्या रहता है रेस्ट में। फिर से एक बार बोल रहे हैं, यहाँ पर एक कंडीशन हम लिख दिए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। हम अभी तत्काल पढ़ रहे हैं जब सरफेस रेस्ट में रहेगा तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस मूव करेगा तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। तो नीट जे मेन लेवल में तो उतना नहीं आएगा, ठीक है। इस कारण से क्या है कि जो आ सकता है उसी का चर्चा किया गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं जब सरफेस क्या हो, रेस्ट में हो। तो दो केस होगा, एक क्या है कि जो बॉडी है उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, 0 होगा। समझना जो हम बोलने जा रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं
कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो ही होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं जब सरफेस रेस्ट में हो, क्लियर, उस सिचुएशन में वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द बॉडी जीरो होगा। समझिएगा, इसीलिए क्या है कि हम पहले हिट करके बताएं कि हमको आपको इस कंडीशन में पढ़ाना है। क्लियर। अब क्या है कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन देखना है जब सरफेस रेस्ट में हो, तो इसमें एक और कंडीशन डाला गया है, क्या कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन ओनली mg नॉर्मल एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट ऑन बॉडी। समझिएगा जी, हो सकता है कि बॉडी पर mg नॉर्मल और फ्रिक्शन, ये तो तीन बेसिक है, mg लगवे करेगा उस पर, सरफेस से टच में है तो नॉर्मल और फ्रिक्शन लगेगा, तो ये तीनों के अलावा भी कुछ और लग जाए तो उस सिचुएशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। उसमें क्या करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से आप क्या करिएगा कि फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, और क्या होगा कि जो नॉर्मल मेथड बताए हैं कि जितना फ्रिक्शन का वैल्यू होता है अगर वो कांस्टेंट है तो उतना इनटू जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके लाइन में आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्लस माइनस देख लीजिएगा। तो वो एक अलग केस है जो कि अगर आएगा तो क्या है कि अलग ढंग से डील होगा। एक बार फिर से आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर से हम कुछ बात बोलना चाहें। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन और वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तीनों जो हम पढ़ाए हैं तो उसमें हम इस बात पर फोकस किए हैं जो बार बार यूज होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल बोलेगा, सरफेस चल रहा है, एग्जांपल भी करवाए हैं, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन बोलेगा जब क्या है कि स्ट्रिंग का सस्पेंशन पॉइंट फिक्स्ड नहीं हो, उसका भी एग्जांपल हम करवाए हैं, ठीक है। लेकिन वो सब कम यूज होता है। मैं प्रॉब्लम बनाने के केस में जो स्पेशली पढ़ाए हैं ना कि वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होता है जब ये होता है, वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है जब ये होता है, तो वही बार बार यूज होगा। हाँ, ये है कि इंटेंशनली क्वेश्चन पूछना चाहेगा कि वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, तब जो स्पेशल ढंग से अलग ढंग से बताए थे तो वही सब आएगा जो बताए थे अभी, ठीक है। उसी ढंग से हम बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी नीट और जेईई मेन के लेवल में बहुत ज्यादा इधर उधर करके नहीं देगा। उसमें क्या रहेगा, 99% हम केस में बोल रहे हैं कि सरफेस रेस्ट में रहेगा, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा, ठीक है। और वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन पूछेगा तो उसमें भी आप देखिएगा कि mg नॉर्मल और काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगता हुआ रहेगा, तो उस सिचुएशन में ये शॉर्टकट काम आपके आ जाएगा। मान लेते हैं कि इसके अलावा भी कोई फोर्स लगते रहेगा, तो आप क्या करिएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करके जो नॉर्मल अप्रोच होता है किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने का, उधर से आप प्रोसीड करिएगा, ठीक। हम अभी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि सरफेस रेस्ट में है और बॉडी पर केवल mg नॉर्मल और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो उस सिचुएशन में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, तो माइनस म्यू के mg इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ा शानदार रिजल्ट है जी, इससे भी नीट में और जेईई मेन में क्वेश्चन नहीं पूछा है, आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है, नीट और जेईई मेन में क्वेश्चन नहीं पूछा है, एकदम पूछना है, बड़ा मस्त चीज है। फिर से एक बार, अगर सरफेस फिक्स्ड है मतलब रेस्ट में है और mg नॉर्मल काइनेटिक फ्रिक्शन के अलावा उस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस सिचुएशन में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, तो माइनस म्यू के mg इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये रिजल्ट आता है इंटीग्रेट करके, ठीक है। किसी कर्व सरफेस पर चल रहा है ना तो एक छोटा सा पार्ट पढ़ करके इंटीग्रेट करके आता है और उस इंटीग्रेशन से ये वाला जो है ना रिजल्ट आ जाता है इसके मल्टीप्लिकेशन में। हम वो जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे, माइनस म्यू के mg इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इतना से आपके लेवल का सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या कि एक 5 kg ब्लॉक को आप रिलीज किए, तो ब्लॉक को रिलीज करिएगा तो ब्लॉक इधर आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब ब्लॉक यहाँ पहुँचता है
तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। तो समझिएगा जी, बॉडी पर कौन कौन लग रहा है, तो सबसे पहले mg टच में है तो नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन, इसके अलावा तो कुछ नहीं लग रहा है। तो इस सिचुएशन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन रगड़ है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए बोलेगा तो माइनस म्यू के m इंटू जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। देखो बॉडी ऐसे आया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, मगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे कि इनिशियल और फाइनल में वर्टिकल लाइन खींचेंगे, तो जो इसके बीच में गैप होगा वही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, रिजल्ट चला है। ठीक है, तो ये केस भी अभी तक नीट और जेई मेन में नया है, तो आएगा। ओके, जब भी आए लेकिन वो आएगा। अब यहाँ दिया हुआ है कि इफ द ब्लॉक रीचेज एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, आपको वर्क डन बाय mg बताना है और वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है। समझिएगा, जब बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो वर्क डन बाय mg कितना होता है, तो प्लस माइनस mgh, तो बॉडी चूंकि ऊपर गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस mg इंटू h वर्टिकल होना चाहिए, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है, शुरू में यहाँ था तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, बाद में यहाँ है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, तो इसके बीच का गैप ये ना होगा, तो ये वाला है जो कि कितना होगा, तो ये वाला दिया हुआ 30 मीटर है, ये 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला हो जाएगा 30 sin 60 डिग्री, और ये वाला डायरेक्टेड था तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते, तो वो वाला वर्क डन निकल गया। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपको पूछेगा कि बॉडी यहाँ से वहाँ गया तो फ्रिक्शन के द्वारा, काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना होगा, चेक करिएगा सबसे पहले कि सरफेस रेस्ट में है, तो हाँ रेस्ट में है, जब तक नहीं बोलता है सरफेस रेस्ट में माना जाता है, तो सरफेस रेस्ट में है। फिर इस पर कौन कौन लग रहा है, तो mg लग रहा है, नॉर्मल लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो मैच कर लिया, कंडीशन मैच कर लिया, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो माइनस म्यू के mg इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो यहाँ वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यहाँ वर्टिकल लाइन खींचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि कितना होगा 30 cos 60 डिग्री के बराबर होगा, वही वाला यहाँ पुट कर दिया गया है, रिजल्ट आ गया। बात समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से, वर्क डन बाय mg में कोई कंडीशन नहीं, प्लस माइनस mgh होगा तो होगा, चाहे उस पर कितना ही फोर्स लगता रहे, कुछ भी होता रहे, ठीक है, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन में कंडीशन है तब ये फॉर्मूला है, तो कंडीशन ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक चीज समझना, मान लो कि इस बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगते रहता है, तब वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कहता निकालने, तब हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाते, तब फ्री बॉडी डायग्राम बना के पहले फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते और उस पर डील करते। ठीक है, अब जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे फिजिक्स के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका जरूरत माने हमको लग रहा है कि पूरे फिजिक्स में 90% चैप्टर में पढ़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो प्रोसीड करते हैं। ठीक है, दिया हुआ क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे आता है, तत्काल अभी हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, बड़ा आसानी से आता है, 2 लाइन देखने पर ही आता है, लेकिन हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में जो बोला गया है या जो रिजल्ट आया है उसमें इंटरेस्टेड है और उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि नेट वर्क डन ऑन बॉडी और सिस्टम बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसका ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस के लिए वैलिड है। देखो इस चैप्टर में 2 चीज पढ़ना है आपको, एक पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम और एक पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस के लिए वैलिड है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो ऑल टाइप्स के लिए नहीं है, वो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फोर्सेस के लिए वैलिड है, तो उसको तो हम लोग देखेंगे।
तो चूंकि यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछने का साइड है, ठीक है, इसलिए हम इस बात को काफी हिट करके बता रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस के लिए वैलिड है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक वहां देगा वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑप्शन ए ओनली इंटरनल फोर्स, सेकंड ओनली एक्सटर्नल फोर्स, थर्ड ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। समझ आ रहा है कि नहीं? डी और ऐसा करके बात कर सकता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, इससे कोई मतलब नहीं, जो है वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाएगा। क्लियर? अब फिर से नेट वर्क डन ऑन द बॉडी और सिस्टम बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी और सिस्टम। ये क्या बोल रहा है कि किसी बॉडी पर, या फिर मान लो कि सिस्टम है जिसमें कि 5-6 को बॉडी होगा, ठीक है, अभी तत्काल हम एगो से समझा दे रहे हैं। इस बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है, चाहे वो किसी नेचर का हो, जितना भी फोर्स लग रहा है उस सब के द्वारा जो इस पर वर्क किया जाएगा ना, नेट वर्क, वो इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। एग्जांपल कम से कम हम इसमें 10-15 देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है, पूरे फिजिक्स में। तो उसको हम लोग एकदम आराम से हर तरह के एग्जांपल से गुजर करके क्लियर करेंगे। तो समझ में ये बात आ गया होगा। डब्ल्यू नेट जो उस बॉडी पर होगा वो किसके बराबर होगा? उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या कोई सिस्टम है तो हर बॉडी पर जो फोर्स लग रहा होगा, वर्क डन निकाल लीजिए टोटल, वो बराबर होगा उस सिस्टम के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो आई होप क्लियर होगा। तो डब्ल्यू नेट जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसको तेजी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर या v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। चलिए आगे एग्जांपल से गुजरेंगे तो क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि डब्ल्यू नेट या किसी बॉडी पर नेट वर्क डन कैसे निकलता है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्क डन बाई mg, या वर्क डन बाई टेंशन, या वर्क डन बाई नॉर्मल, या वर्क डन बाई स्प्रिंग, या वर्क डन बाई फ्रिक्शन। माने हम लोग अभी इंडिविजुअल फोर्स के कारण कितना वर्क होता है किसी बॉडी पर वो देख रहे थे, ठीक है। 4 फोर्स लग भी रहा था तो हम सब में इंटरेस्टेड नहीं थे, किसी पार्टिकुलर फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड थे। लेकिन अब अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो हमको क्या चाहिए? नेट वर्क डन, मतलब सभी फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो चाहिए। तो वो तो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर नेट वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है जी कि नेट वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 2 तरीका है। एक तरीका क्या है कि सबसे पहले नेट फोर्स निकाल लीजिए। तो नेट फोर्स निकालिएगा तो एक फोर्स बन गया और इसके कारण उस बॉडी पर वर्क डन निकाल दीजिए। एक मेथड ये। दूसरा मेथड क्या है कि आप क्या करिए ना कि हर इंडिविजुअल फोर्स के कारण उस बॉडी पर अलग अलग वर्क निकालिए, ठीक है। और साइन के साथ सबको क्या करिए? नेट ले लीजिए तो नेट वर्क डन आ जाएगा। यही लिखा गया है कि या तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि नेट फोर्स के कारण है जो कि क्या करिए? वर्क निकालिए, या क्या करिए कि इंडिविजुअल फोर्स के कारण वर्क निकाल लीजिए और उसका क्या करिए? समेशन। समेशन का मतलब हो गया जो साइन है उसके साथ अलजेब्रिक समेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम बोलेंगे कि वर्क जो है वो स्केलर है, इस कारण से इसमें नेट लेने में कोई झंझट नहीं है। वेक्टर होता था ना, सूत्र किधर है किधर है किधर है, बात समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लिख भी दिए हैं। ये भी मेथड सही है कि पहले नेट फोर्स निकालिए तब वर्क निकालिए, या अलग अलग के कारण वर्क निकालिए और तब है जो कि नेट लीजिए। उसमें 99% केस में आपको यही वाला ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे कि नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे।
तो हर फोर्स के कारण अलग अलग निकाल कर करके उसका नेट ले लेंगे, ठीक है। ये ज्यादा अप्लाई होगा आपके लेवल में, ठीक है। और ये वाला रेयरेस्ट केस में कभी अप्लाई होता है, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और बाकी ये है जी कि और फोर्सेस के कारण वर्क निकालना है, तो कौन कौन फोर्स होगा, तो करना क्या है, ये देख लेना है कि बॉडी के होल जर्नी में उस पर कौन कौन फोर्स लगा। जो जो फोर्स लगेगा उसके पूरे जर्नी में उस फोर्स के कारण हम लोग क्या करेंगे कि वर्क डन निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब यह नहीं पता चल रहा है करे यार कौन कौन से फोर्स के कारण वर्क डन निकालेंगे, तो उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे नॉर्मली हम ये बोल रहे हैं कि उसके होल जर्नी में जो जो फोर्स लगे, एमडी लगे, नॉर्मल लगे, फ्रिक्शन लगे, जो लग सकता है, ये जरूरी नहीं कि सूर्य में लगे, हो सकता है बाद में भी उस पर लगेगा। तो जो फोर्स उसके जर्नी में लगेगा उस फोर्स के कारण हम लोग वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। सबका अलजेब्रिक समेशन ले लेंगे, साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो उससे क्या होगा, नेट वर्क डन निकल जाएगा। बाकी यही चीज को हम 20 बार भी बोल देंगे तो क्लियर नहीं होगा, एग्जांपल से गुजरिएगा तभी क्लियर होगा। दिया हुआ है फाइंड नेट वर्क डन ऑन 6 kg बॉडी इन द फॉलोइंग फिगर। अब समझिएगा, बॉडी को यहाँ से थ्रो कर दिया गया होगा तब यहाँ पहुंचा होगा, छोड़िएगा तब वहां नहीं ना पहुंच जाएगा, यहाँ पर छोड़ते तब इधर पहुंचता। तो दिया हुआ है कि तीर इधर का है, ऐसे करके दिया, इसका मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ गया है। कैसे गया उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमको बोल रहा है कि इस बॉडी पर नेट वर्क डन बताइए। तो समझिएगा, बॉडी यहाँ से यहाँ गया तो इस पर कौन कौन फोर्स लगा, तो सबसे पहले तो mg, इसमें टच में है तो नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, लेकिन चूंकि यहाँ पर फ्रिक्शन का चर्चा नहीं किया है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी पर पूरे जर्नी में दो टाइप का फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा है। तो वर्क डन 6 kg पर नेट कितना होगा, तो एक mg के द्वारा वर्क होगा और एक नॉर्मल के द्वारा वर्क होगा। समझ में आ रहा होगा। अब क्या है कि mg के द्वारा वर्क कितना होगा, तो चूंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो माइनस mgh होगा, जहाँ h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो हो गया माइनस mg h ये वाला, तो ये वाला 20 है, ये 53 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा h 20 sin 53 डिग्री, ये हो गया। फिर क्या होगा, वर्क डन बाई नॉर्मल, चूंकि सरफेस रेस्ट में है तो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा, 0 होगा। बात समझिएगा, इसके पहले जो हम पढ़ाए थे वर्क डन बाय फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोर्सेस, उसके पीछे रीजन यही था कि जब नेट वर्क डन आप निकालिएगा तो हो सकता है कि 3-4 फोर्स रहेगा। अब पता चला कि एक ही फोर्स के कारण वर्क निकालने में आप उलझ गए, तो फिर क्या होगा कि चारों फोर्स के कारण वर्क निकालने में आपको 4-5 मिनट टाइम लग जाएगा, 6 मिनट टाइम लग जाएगा, तो ये गड़बड़ ना है, क्योंकि आपको तो 20 मिनट सवाल बनाना है। इसलिए क्या है कि 4-5 टाइप का जो फोर्स बताए, mg, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, ठीक है, ये 5 टाइप का जो स्पेशल केसेस में हम लोग बताए वर्क डन, उसको ध्यान रखना है, ताकि अगर 3-4 फोर्स को भी लिखना रहे ना नेट वर्क डन निकालने के केस में तो झटपट लिखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि सवाल तुरंत बनेगा। आई होप क्लियर होगा आपका। तो अब ऐसे यहाँ पर समझना, वर्क डन बाय mg सोचते कैसे होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल सोचने लगते कैसे होगा। अच्छा, नॉर्मल इधर लग रहा है, चल इधर रहा है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर तो f dr cos 90 से तो 0 होगा। अच्छा समझ गए, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा। तो ऐसे ही करते रह जाओगे, बात समझ में है। तो आपको क्या है कि इंडिविजुअल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा उसको ध्यान रखना होगा, ताकि आप उसको तेजी में अप्लाई कर सके। तो वर्क डन निकल गया आपको 6 kg वाले पे। चलिए, यहाँ पर क्या दिया है कि बॉडी को यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो बॉडी यहाँ से यहाँ आया। अब हमको बताना है कि वर्क डन 2 kg वाले पर कितना होगा, ठीक है। अगर जो वर्क डन नेट पूछता तो यहाँ तो देखने के हिसाब से यही लग रहा है कि सवाल लिखा नहीं गया, जिसमें सवाल ये होगा कि यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड से बॉडी को फेंक दिया गया है, तो जब बॉडी यहाँ पर आएगा तो उस सिचुएशन में उसका स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो इसको बनाया गया है वर्क एनर्जी थ्योरम से। कैसे दिमाग क्लिक करेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम से ही बनाएंगे, ये भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या है कि सवाल का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना
उसको सोल्व कर, न्यूमेरिकली है जो कि इसको सोल्व कर देते, ठीक है। तो बॉडी को यहाँ से यहाँ आने के दौरान क्या क्या फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ा। तो सबसे पहले तो mg, उसके बाद यहाँ पर टच में है तो नॉर्मल है फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि म्यू का वैल्यू दिया है इसका मतलब फ्रिक्शन भी लगेगा। तो टोटल जो वर्क डन होगा 2 kg वाले पर, टोटल वर्क डन जो होगा 2 kg वाले पर, वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो वर्क डन बाई mg ऑन 2 kg प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन 2 kg प्लस वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 2 kg। तो ये तीनों वर्क डन हम निकाल देंगे तो टोटल वर्क डन ऑन 2 kg निकल जाएगा। वो बराबर होगा उस 2 kg वाला जो ब्लॉक है उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब क्या होगा, हाफ उस 2 kg वाला ब्लॉक है उसका मास इनटू v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं पूछता कि यहाँ से यहाँ गया है तो इस पर टोटल वर्क डन कितना होगा, तो केवल यही वाला निकाल करके हम लोग छोड़ देते। लेकिन यहाँ पर यह पूछ रहा है कि इस जगह पर आएगा तो स्पीड कितना होगा, तो हम लोग क्या किए हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो जो टोटल वर्क डन होगा वो बराबर होगा उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ध्यान दीजिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम केवल बॉडी पर नहीं लगता है, वो सिस्टम पर भी लगता है, ठीक है। लेकिन आपके लेवल में, ठीक है, वर्क डन जो आप निकालिएगा ना वर्क एनर्जी थ्योरम में, वो इंडिविजुअल बॉडी पर ही निकालिएगा तो आपका काम चल जाएगा। एक बार फिर से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम में सिंगल बॉडी पर ही केवल वर्क कैलकुलेट किया जाता है। अगर सिस्टम है तो सब पर देखा जाएगा, लेकिन आपके लेवल में सिंगल बॉडी मूव करते हुए रहेगा ना, तो उस सिचुएशन में आप क्या करिएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम स्पेशली उस सिंगल बॉडी को देख करके लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपका 99% सवाल जो है वो बन जाएगा। तो बॉडी को फेंका गया था, आप केवल 2 kg को देखिए, तो 2 kg मतलब mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो जो नेट वर्क डन उस पर होगा वो बराबर होगा उस 2 kg वाले ब्लॉक के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ज्यादा दूसरा जगह पर ध्यान देना नहीं है, जिस पर आप वर्क निकाल रहे हैं उसी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा। अब समझिएगा वर्क डन बाई mg कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ आया तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, चूंकि नीचे आया है तो होगा प्लस mgh, जहाँ पर डाटा इनपुट हो जाएगा। चूंकि सरफेस रेस्ट में है तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा, क्लियर। चूंकि ब्लॉक पर mg नॉर्मल और काइनेटिक फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस कारण से वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इस केस में माइनस म्यू के mg इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करेंगे, यहाँ वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये लिख दी, वो बराबर होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो हाफ जो बॉडी का मास होगा m इनटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, वही वाला डाटा पुट करके सोल्व कर दिया गया, ठीक है। अब एक बात जो हम बोलने जा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, ठीक है। अगर प्लेन जो है, ठीक है, इंक्लाइंड है ऐसे स्ट्रेट में या हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जब प्लेन जो है वो कर्व नहीं रहे, स्ट्रेट रहे, तो इंक्लाइंड रहेगा चाहे हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो उसमें अगर आपको पूछेगा काइनेटिक एनर्जी बॉडी का, या पूछेगा क्या कि उसका स्पीड कितना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करिएगा कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी लगा सकते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर जो प्लेन कर्व रहा तो उस सिचुएशन में काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपको काम देने वाला नहीं है, उस सिचुएशन में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना पड़ेगा, क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से हम ये बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर प्लेन जो है या सरफेस जो है वो कर्व है, सरफेस जो है वो क्या है, कर्व है, तो उस सिचुएशन में काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपको काम नहीं देगा, वर्क एनर्जी वाला ही काम देगा। या आगे पढ़िएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम देगा। अच्छा एक चीज और,
आगे पढ़िएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी, ठीक है। फिर उस दोनों में भी हम ज्यादा प्रीफर करते हैं वर्क एनर्जी वाला है। रीजन वर्क एनर्जी हमेशा वैलिड होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपको बताएंगे कि कुछ कुछ केस में वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो पता चला वो केस आ गया, तब फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी छोड़ करके वर्क एनर्जी में आ रहे हैं। तो हम यही बोलेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम में एकदम मास्टरी हासिल कर लेना है कि किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से बन सकता है तो इसको लगाने में एकदम कॉन्फिडेंटली हम लोग अटेम्प्ट करें। क्लियर? तो ये समझ में आ रहा होगा कि कर्व है तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही काम देगा आपको। ये वाला जो है वो फ्लैट है, मतलब ये जो सरफेस है वो फ्लैट है, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इस जगह पर स्पीड निकाल सकते थे, या काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा करके भी आपको एक्सेलरेशन इधर पता है तो उससे भी आप वहां पर स्पीड वगैरह निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक चीज और, अगर सरफेस जो है वो प्लेन है, मतलब वो कर्व नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में टाइम निकालना रहेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम काम नहीं देगा। तब क्या करेगा? काइनेमेटिक्स इक्वेशन ही काम देगा। इसको दिमाग में एकदम तोड़ करके ध्यान रखिएगा कि कब इधर बढ़ना है कब इधर बढ़ना है, क्योंकि यहाँ उलझे तो गड़बड़ा जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको टाइम वाला केस में हेल्प नहीं करेगा। इस चीज को पहले बैठा लीजिए। कभी भी क्वेश्चन दिया हुआ आपको टाइम का चर्चा वो कर दे तो आपको समझ जाना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ प्रोसीड नहीं करना, ठीक है। और बाकी काइनेटिक एनर्जी पूछे, स्पीड पूछे, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उस सिचुएशन में आप वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाइएगा? तो सरफेस प्लेन रहेगा या कर्व रहेगा, दोनों केस में लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर जो प्लेन रहेगा तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी लगा सकते हैं, कर्व रहेगा तो केवल वर्क एनर्जी ही लगा सकते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन नहीं लगा सकते। आई होप 2-3 बार हम इसलिए रिपीट किए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे प्रोसीड करना। जैसे कि इसको देखते ही ये समझ जाना चाहिए कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन काम नहीं देगा, चूंकि कर्व है तो वर्क एनर्जी ही देगा। क्लियर? अब इस सवाल को देखिए, दिया हुआ है कि एक ब्लॉक को वहां से रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो ब्लॉक आएगा तो नीचे जब आएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, फिर स्प्रिंग में जैसे टच होगा इसको कंप्रेस करेगा तो उधर धक्का देगा। शुरू में स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आया ब्लॉक, जैसे इसको कंप्रेस करेगा तो धक्का देगा तो उसका क्या होगा? स्पीड घटेगा। फिर क्या है कि ये और कंप्रेस होगा तो और फोर्स लगाएगा तो उसका स्पीड फिर घटेगा, घटते 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 जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये सवाल है। देखो जी, इस ढंग का सवाल आगे बहुत मिलेगा आपको, बहुत। तो आप रिजल्ट ही याद रखिएगा। क्या? अगर स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है, अगर स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है तो मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन का जब भी बात करेगा तो उस सिचुएशन में इसके साथ जो भी बॉडी चिपका हुआ रहेगा या टकराएगा ना, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर स्प्रिंग का एक एंड फिक्स रहेगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में इस स्प्रिंग से जो भी बॉडी लगेगा दूसरे एंड पर, एक एंड तो फिक्स है, दूसरे एंड पर जो भी बॉडी रहेगा वो क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। किस केस में? मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में। ये नहीं कि हर बार सोचना बॉडी आएगा इसको ऐसे करेगा तो फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी घटेगा, लेकिन चल तो इधर रहा है तो फिर ये ढकेलेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी और घटेगा, वैसे होते 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 0 होगा। तो अच्छा, मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में 0 होगा, ऐसा नहीं सोचना है, सीधे रटे हुए रहना, ठीक है। कि एक एंड अगर फिक्स है तब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में क्या होगा? जो ब्लॉक यहाँ पर आकर के टकराएगा उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे और हम पढ़ाएंगे कि अगर दोनों एंड फ्री है तब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में क्या होता है कि दोनों का वेलोसिटी बराबर होता है। वो बाद में देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ देखेंगे।
तो अगर पहले से जानते रहिएगा तो जैसे ही आप देखिएगा कि बात किया है मैक्सिमम कंप्रेशन का स्प्रिंग का और एक इंड क्या है रेस्ट में है, तो आपको तुरंत समझ जाना था क्या कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब बॉडी यहाँ से यहाँ आया तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्क एनर्जी लगाएंगे। कर्व सरफेस है तो वर्क एनर्जी लगाना मस्ट है। ठीक है, और अगर जो फ्लैट सरफेस रहेगा तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी लगा सकते हैं और वर्क एनर्जी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रीफर करेंगे वर्क एनर्जी। यहाँ टाइम का चर्चा कर जाएगा तो वर्क एनर्जी काम ही नहीं देगा, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन। आई होप क्लियर होगा, एकदम क्लियर रहना चाहिए कैसे ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समझिएगा बॉडी यहाँ से यहाँ आएगा तो उस पर कौन कौन फोर्स लगेगा, तो उस पर लगेगा एक mg, इसमें टच में है तो दिमाग में पहले चलेगा नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं दिया तो फ्रिक्शन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस पर कौन कौन लगेगा mg, यहाँ टच में है तो नॉर्मल, और बाद में ये स्प्रिंग में टच होगा, इसका मतलब स्प्रिंग भी उस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर, तो उस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा उसके होल जर्नी में वो कौन कौन होगा, mg, नॉर्मल और स्प्रिंग। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस ब्लॉक पर पूरे जर्नी में जो भी फोर्स लगेगा mg, नॉर्मल और स्प्रिंग, ये तीनों के कारण क्या करेंगे वर्क निकाल लेंगे, और वो बराबर होगा किसके, तो इस ब्लॉक के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। आई वो क्लियर होगा। तो बॉडी यहाँ से यहाँ आएगा तो mg के द्वारा वर्क कितना होगा, तो चूंकि नीचे आ रहा है तो प्लस mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी यहाँ पर रहेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो ये है ना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो प्लस mgh हो गया। ठीक है, और चूंकि सरफेस रेस्ट में है तो नॉर्मल के कारण तो वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे देखेंगे, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग देखेंगे कि ब्लॉक जब वहां से आया था यहाँ तक तब तो इसका हिस्सा नहीं था, जैसे ही यहाँ पर टच में होगा और चूंकि स्पीड में है तो इधर जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो है वो नेचुरल लेंथ पोजीशन है किसका, स्प्रिंग का। और जब ब्लॉक हुआ टच होगा, ब्लॉक जब इससे टच होगा इसका स्पीड तो इधर रहेगा, तो क्या है कि जब उधर जाएगा तो नेचुरल लेंथ से दूर जाएगा ना। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि जब ब्लॉक आएगा तो सबसे पहले यहाँ रहेगा। ठीक है, जब ब्लॉक आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, अब यहाँ के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा तो स्प्रिंग जो है उसका नेचुरल लेंथ तो ये वाला है, तो यहाँ से दूर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन स्प्रिंग के द्वारा नेगेटिव होगा। तो हम लोग क्या लिख दिए, माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा जहां वेलोसिटी 0 होने वाला उसको x मान लिया था, इतना का स्क्वायर, माइनस इनिशियल इलोंगेशन ऑफ कंप्रेशन। तो इनिशियली तो वहां पर था, तो क्या है कि ये वाला तो नेचुरल पोजीशन में ही ना था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियल इलोंगेशन और कंप्रेशन क्या है, 0 है। बात समझ में आ रहा होगा। अरे भाई यहां से नहीं देखना है स्प्रिंग के केस में, जब यहां पर टच होगा उसके बाद आपको सोचना है कि स्प्रिंग वाला सिचुएशन में क्या हुआ है। बात समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो वर्क डन हम लोग देख लिए, वो बराबर होगा हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो v फाइनल चूंकि मैक्सिमम कंप्रेशन का बात किया है तो 0 हुआ, और v इनिशियल तो चूंकि ये दिया हुआ ही है कि रिलीज किया गया है तो v इनिशियल 0, v इनिशियल 0 है तो पता ही है v फाइनल। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, इसलिए v फाइनल 0 हुआ। अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है पहले भी चर्चा किए होंगे, नहीं किए होंगे तो एक बार सुन लेना। क्या बहुत सारे बच्चा को लगता है ना कि फाइनल केस किसको माने, तो उसको लगेगा क्या कि ब्लॉक आएगा स्प्रिंग में, स्प्रिंग को कंप्रेस करते 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 रेस्ट में होगा, और फिर क्या होगा कि स्प्रिंग में धक्का देगा तो फिर वो इसे चल जाएगा।
फिर वहां से आएगा, फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करते करते रेस्ट में होगा, और जब तक रेस्ट में होगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होता है, फिर ये फैलेगा तो फिर धक्का देगा, तो उसको लगेगा करे यार ये तो फाइनल पता ही नहीं चल रहा है। तो समझिएगा फाइनल कंडीशन उसको मानेंगे जिस कंडीशन में वो सवाल पूछेगा। जैसे कि आपको दिया है कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम कंप्रेशन वाला कंडीशन ही आपका फाइनल कंडीशन है। इसका मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वाला में बच्चा को दिक्कत नहीं होता है, फाइनल कंडीशन के बच्चा मैंने फाइनल कंडीशन में क्या होगा उसमें बच्चा को दिक्कत होता है। तो फाइनल कंडीशन के बारे में आप समझ गए होंगे, जिस कंडीशन के बारे में वो पूछेगा उसी को आप क्या करिएगा फाइनल मान लीजिएगा। तो बोल रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का, इसका मतलब जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस सिचुएशन में जो घटना होगा उसको फाइनल मानना के लिए। तो मैक्सिमम कंप्रेशन में भी 0 होगा, इसलिए भी फाइनल को 0 बोला गया है, और इनिशियल तो 0 दिया हुआ ही है, इसी को डील कर लीजिएगा आपका आंसर अच्छा आएगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फाइंड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ ब्लॉक बिफोर कम्स टू रेस्ट इन अबव डायग्राम। ठीक है, हुआ क्या है इसमें कि यहाँ पर से बॉडी को रिलीज किया गया, तो बॉडी ऐसे होकर के इधर आ रहा है, चूंकि म्यू का डाटा दिया हुआ है इसका मतलब फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, तो बोल रहा है कि कितना हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होकर के ये रुकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सरफेस कर्व है, आपको दिमाग क्लिक कर देना चाहिए क्या कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। तो उस पर कौन कौन फोर्स लगेगा, सबसे पहले mg, दूसरा नॉर्मल, तीसरा फ्रिक्शन, और तो कुछ लग नहीं रहा उसके पूरे जर्नी में। ठीक है, तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो बराबर होगा हाफ m इसके v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। अच्छा आप समझिएगा जी, इसका जर्नी क्या होगा, तो यहाँ से छोड़ा है तो इनिशियल है, अब फाइनली क्या है तो ये आते रहेगा, फ्रिक्शन लगा रहा है, समझना इस जोन में mg खींचेगा, फ्रिक्शन का रगड़ के कारण उधर फोर्स लगेगा, तो mg डोमिनेंट रहेगा तो उसको नीचे लाएगा, फिर जैसे इस जोन में आएगा तो इधर चल रहा होगा, फ्रिक्शन उधर लग रहा होगा, तो धीरे 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 वो रेस्ट में आ जाएगा। तो बोल रहा है कि मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितना होगा, तो जब तक रेस्ट में नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट तो होते रहेगा, तो जब रेस्ट में आ जाएगा तो वही वाला दूरी बताना है। तो ये समझ में आया ना कि जब ये रेस्ट में आ जाएगा वही फाइनल कंडीशन है, पता चल रहा होगा आपको। तो जो वर्क होगा वो बराबर होगा हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा जी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमेशा इनिशियल 0 होगा फाइनल 0 होगा, वो तो आगे के एग्जांपल में देखेंगे भी। यहाँ पर ऐसा संयोग है कि इनिशियल भी 0 हो गया और फाइनल भी 0 हो गया। अब mg के द्वारा वर्क ना, तो चूंकि नीचे आया है तो प्लस mgh, यहाँ h वर्टिकल है क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल खींचो, यहाँ हॉरिजॉन्टल खींचो, तो ये वाला गैप है, तो प्लस mgh हो गया। नॉर्मल के कारण तो सरफेस रेस्ट में तो वर्क डन 0 होगा, फ्रिक्शन के कारण, काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है, तो स्पेशल केस वाला पकड़ा गया, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है और सरफेस भी रेस्ट में, तो वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस म्यू के mg इनटू जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये टोटल वर्क डन निकल गया, वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर 0 आ जा रहा है, इसी को सोल्व करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा।